अब पल्लवी सबसे छुपाकर प्रेगनेंसी किट खरीदती है और छुपकर अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब पल्लवी छुपकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। वहीं रणवीर पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जिस वजह से कॉल को बार बार काट रहा होता है। अरे ये पल्लवी इतना फोन क्यों कर रही है? देवर जी कौन है जो आपको बार बार फोन कर रहा है? हाँ देवर जी, कोई इम्पोर्टेंट कॉल है तो उठा लीजिए, लाइए मैं देखती हूँ। तारा जैसे ही फोन छूने की कोशिश करती है, रणवीर फोन को अपनी ओर खींच लेता है। अरे अरे कोई नहीं है, आप लोग खाना खाइए, मेरा पेट भर गया है, मैं तो जा रहा हूँ। अब रणवीर घबराते हुए फोन लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं रणवीर की यह घबराहट उसकी चारों भाभी महसूस कर लेती है। अब रणवीर पल्लवी को फोन करता है। क्या हुआ पल्लवी, क्यों फोन कर रही हो? मैं सबके साथ खाना खा रहा था। रणवीर जी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे बार बार उल्टी आ रही है, मेरी माँ बार बार पूछ रही है कि मुझे क्या हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने प्रेगनेंसी चेक की है? जी मैंने चेक किया है, रिजल्ट पॉजिटिव है। मुझे बहुत डर लग रहा है रणवीर जी, कुछ कीजिए रणवीर जी, आप मेरे घर वालों से आकर मेरी शादी की बात कीजिए। नहीं मैं एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ मैं शादी करूंगा तो सोसाइटी क्या बोलेगी? ये सब सुनकर पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं। रणवीर जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपने मुझसे प्यार किया था, ये टाइम पास। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं घर वालों से कैसे कहूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब रणवीर इतना बोलता ही है कि तभी उसके दरवाजे पर खड़ी उसकी चारों भाभियां जो ये सारी बातें सुन रही होती हैं, वो फौरन कमरे के अंदर घुसती हैं। रणवीर घबराकर फोन काट देता है। भाभी जी आप यहाँ पे? घबराओ मत देवर जी, हमने सब सुन लिया और हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। हाँ देवर जी, मैं तो कहती हूँ कि आप उससे शादी कर लीजिए और फिर हम चारों ही मिलकर अपनी प्रेग्नेंट गांव की देवरानी की अच्छे से सेवा पानी करेंगे, उनको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ आप उन्हें अकेला मत छोड़िए, आखिर हमारे गांव की देवरानी प्रेग्नेंट है। पर माँ क्या करेंगी? आप सब जानती है ना कि माँ कितनी स्ट्रिक्ट है। हम लोग माँ जी से झूठ बोलकर गांव चलते हैं। हाँ और एक बार हमारी प्रेग्नेंट गांव की देवरानी शादी करके इस घर में आ गई तो माँ जी सिर्फ गुस्सा कर सकती है और कुछ नहीं, क्योंकि शादी होने के बाद आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बन जाएंगे। अब अगले दिन चारों ही बहू अपने देवर के साथ तैयार होकर घर से निकल रही होती हैं। कहाँ जा रही हो तुम चारों सुबह सुबह? अब माँ जी हम लोगों ने फोन में एक मशहूर वैद्य को देखा है जो गाँव में रहते हैं, हम उनसे जड़ी बूटियाँ लेने जा रहे हैं ताकि हम गर्भवती हो जाए। तभी वहाँ पर चारों ही बहू के पति आते हैं। अरे तो तुम चारों हमसे कहती ना, हम ले चलते तुम्हें वेद के पास, रणवीर को क्यों परेशान किया? हाँ हमें बता देते, हम ले चलते तुम्हें गाँव। अरे नहीं भैया, अभी काम बहुत लॉस में चल रहा है, आप लोग बिजनेस संभाल लीजिए, भाभी को लेकर मैं चला जाता हूँ। तभी उनकी सास चढ़कर, अरे जब साइंस ने हाथ खड़े कर दिए तो तुम ये वैद्य तुम्हारे लिए क्या ही कर लेंगे। माँ जी पहले जाने तो दीजिए। ठीक है जाओ। अब ट्रेन पकड़कर चारों ही बहू अपने देवर के साथ गांव आती है। रणवीर घबराते हुए अपनी चारों भाभी के साथ पल्लवी के घर पहुंचता है। अरे आप लोग कौन हैं? रणवीर जी आप आ गए? हाँ पल्लवी, तुम्हारा रणवीर आ गया और अब वो तुम्हें लेने आ गया है। माँ जी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग तो बहुत अच्छे परिवार से लगते हैं, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है और फिर बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब चारों बांझ बहू मंदिर में अपनी गांव की प्रेग्नेंट देवरानी से अपने देवर की शादी करवाती हैं। अच्छा हुआ रणवीर जी ने समय से आकर पहले गांव में आकर मुझसे शादी कर ली, अब माँ को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अब चारों बहू अपनी गांव की प्रेग्नेंट देवरानी को शहर लेकर आती हैं। चारों बहू अपने घर का दरवाजा खटखटाती हुई। अब कौन आ गया? अभी तो पड़ोस की सुमित्रा घर से गई है, लगता है फिर आ गई। अब मायावती घर का दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर अपनी चारों बहू और अपने छोटे बेटे के साथ एक नई नवेली दुल्हन देखकर दंग रह जाती हैं। ये लड़की कौन है? तुम लोगों के साथ तुम जड़ी बूटी लेने गई थी या दुल्हन? माँ घर के अंदर बात करते हैं, बाहर तमाशा मत कीजिए ना। अब सभी लोग घर के अंदर आते हैं। आ गई, अंदर चल, अब जल्दी बताइए लड़की कौन है? माँ ये मेरी पत्नी है, मैं इससे प्यार करता था इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। अच्छा, इसका मतलब देवर के कुकर्म का साथ तुम देने के लिए ये गाँव गई थी। अरे तुम चारों को शर्म नहीं आई ये सब करते वक्त? तभी चारों बांझ बहू एक साथ कहती हैं,
माँ जी, देवर जी जिस लड़की से प्यार कर रहे थे उस लड़की से उनकी शादी होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये लड़की जो आज इस दहलीज पर खड़ी है वो हमारे देवर जी की बच्चे की माँ बनने वाली है। अब मायावती यह सुनकर सुन्न पड़ जाती है और गुस्से से उस गरीब गांव की लड़की का हाथ मरोड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच बता, तूने जाकर मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया है ना, और उससे ये घटिया हरकत करवाई ताकि उसको तुझसे शादी करनी पड़े। माँ जी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अब अपनी माँ का ऐसा क्रूर बर्ताव देखकर रणवीर अपनी माँ को पीछे की ओर से धक्का देते हुए कहता है, माँ रुक जाइए, इसमें पल्लवी का कोई दोष नहीं है। पल्लवी को प्यार करने के लिए मैंने मजबूर किया और हमारा रिश्ता इस हद तक मेरी मर्जी से पहुंचा है, पल्लवी की मर्जी से नहीं। खबरदार, जो आपने उसे कुछ भी कहा तो अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा छोटा बेटा, जिसे मैं अपनी आंखों का तारा मानती थी, उसकी शादी के लिए मैंने अपने सपने सजा रखे थे, उसने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे तेरे चारों बड़े भाई ने मुझे कम तकलीफ दी थी, जो तू भी ये सब कर बैठा। अरे इस लड़की के पेट में तेरा बच्चा नहीं, पाप पल रहा है, पाप। तू जानता भी है कि लोगों को जब पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों से। अब गुस्से से रणवीर अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अब अगले दिन गांव की प्रेग्नेंट पल्लवी सहमी हुई रसोई में आती है, जहां उसके चारों जेठानी रसोई संभाल रही होती हैं। अरे देवरानी जी, आप रसोई में क्या करने आई हैं? आप आराम कीजिए। हाँ देवरानी जी, आप प्रेग्नेंट है, आप आराम कीजिए, रसोई हम देख लेंगे ना। नहीं, मैं बर्तन धो देती हूँ, आप लोग काम कर रहे हैं और मैं आराम करूँ, अच्छा नहीं लगता। अब पल्लवी रसोई में बर्तन धोने लगती है, तभी वहाँ पर उनकी सास आती है। इस पापी अभागन की हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में घुसने की? माँ जी, मैं तो बस बर्तन धो रही थी। नहीं धोना कुछ। अरे तेरे हाथ के धुले गिलास में मैं पानी भी ना पीऊं, चली जाए यहाँ से। अब घबराती हुई पल्लवी रसोई से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद चारों जेठानी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी चारों जेठानी बड़े ही प्यार से अपनी प्रेग्नेंट देवरानी के लिए कुर्सी पीछे खींचकर उसे बैठने को कहती हैं। पल्लवी जैसे ही बैठती है, मायावती गुस्से से, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बैठकर खाना खाने की? चलो उठ यहाँ से, यहाँ मुफ्त का खाना खाने की जरूरत नहीं है। तभी चारों जेठानी अपनी प्रेग्नेंट देवरानी की फिक्र करती हुई, माँ जी, हमारी प्रेग्नेंट देवरानी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे खाने दीजिए ना। ये खाना हमारे लिए बना है, इस अभागन के लिए नहीं। हम खा लेंगे, हमारा झूठन बच जाएगा, तब इसको दे देना। अब ये सब सुनकर पल्लवी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। वहीं चारों जेठानी जानबूझकर कम कम खाना खाती हैं और अपने हिस्से का खाना अपनी गांव की प्रेग्नेंट देवरानी के लिए बचाकर रख लेती हैं और फिर सबसे छुपाकर वो खाना लेकर देवरानी के कमरे में जाती हैं। अरे आप चारों यहाँ? जी, हम यहाँ अपनी प्रेग्नेंट देवरानी के लिए खाना लेकर आए हैं, चलो फटाफट खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पर माँ जी ने तो मुझे मना किया है खाने से। अरे हम उससे छुपा कर ये खाना लेकर आए हैं देवरानी जी, चलो फटाफट खा लो। अब चारों जेठानी बड़े ही प्यार से अपने गांव की प्रेग्नेंट देवरानी को खाना खिलाती हैं। अब अगले दिन चारों जेठानी बाजार आती हैं, जहां बाजार में तरह तरह के फ्रूट बिक रहे होते हैं। बाजार में तो खट्टे खट्टे अंगूर, बेर, मीठे जामुन, आंवला, संतरा, ड्रैगन फ्रूट सब बिक रहे हैं। हम इसे अपनी प्रेग्नेंट देवरानी के लिए ले लेते हैं। हाँ, ये सब खाकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, उनके शरीर में ताकत भी बनेगी। हाँ, और मैं ना ये बेबी के पोस्टर ले लेती हूँ। हाँ, और इससे बच्चा सुंदर पैदा होगा। अब फल पोस्टर खरीदकर चारों जेठानी बाजार से घर आती हैं और फिर सभी फल को काटकर वो अपनी देवरानी के लिए लेकर आती हैं। वहीं तारा और काजल देवरानी के कमरे में पोस्टर चिपकाती हैं। देवरानी जी, ये फल खा लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी और आपके बच्चे को भी। और आज से रोज सुबह उठकर ये प्यारे प्यारे बच्चों की पोस्टर देखना, इससे आपका बच्चा क्यूट पैदा होगा। अरे ये पोस्टर तो आप बहुत अच्छे लाए हो और मुझे फल खाने का भी मन हो रहा था। आप चारों बहुत अच्छी हैं। अब कमरे के सामने से गुजरती उनकी सास ये सब देखकर, अच्छा, तो तुम चारों मिलकर अपनी इस गांव की गरीब प्रेग्नेंट देवरानी की सेवा कर रही हो, इसे इतने महंगे फल खिला रही हो। अरे इसकी औकात है ये सब खाने की। तभी चारों जेठानी चिढ़कर, माँ जी, आपको जो कहना है हमें कह लो, लेकिन हमारी प्रेग्नेंट देवरानी को कुछ मत कहो। चुप रहो, ये वारिस नहीं, पाप पल रहा है। अब इसी तरह पल्लवी की प्रेगनेंसी का 5वां महीना लगता है और चारों जेठानी अब अपने गांव की प्रेग्नेंट देवरानी का गोद भराई की तैयारी करती हैं। वो फूलों से घर को सजाती हैं, मीठे में खीर बनाती हैं। ये देखकर मायावती चिढ़कर,
मत करो ये सब इस अभागन के लिए। इस पेट में बच्चा नहीं, बदनामी पल रही है। आसपास के लोग थूकेंगे इस पर। माँ जी जिसको जो बोलना है बोलते रहे। हम जानते हैं कि हमारी देवरानी का चरित्र साफ है और उनके पेट में पलने वाला बच्चा भी जायज है, नाजायज नहीं। अब चारों बहू घर सजा के अपनी देवरानी को भी सजाती हैं और उन्हें मेहमानों के पास लाती हैं। अरे मायावती, सोचा था तेरी बहू की मुंह दिखाई पर आएंगे, पर मुंह दिखाई से पहले तो गोद भराई हो रही है तेरी बहू की। सच में कुछ समझ नहीं आया हिसाब किताब। शादी के जुम्मे 4 दिन नहीं हुए और बहू गर्भवती हो गई। लगता है मायावती तेरे बेटे ने शादी करने से पहले ही कुल खिला लिए थे। ये सब सुनकर पल्लवी की आंखें नम होने लगती हैं। तभी चारों जेठानी अपनी देवरानी के पक्ष में कहती हैं। देवकी जी बुरा मत मानिएगा, छोटी मुंह बड़ी बातें कर रही हूँ, लेकिन गुल तो आपके बेटे ने भी खिलाया था, वो भी शादीशुदा होने के बाद। सही कहा। और आप क्या जुम्मे 4 दिन गिन रही हो कलावती जी? अगर आपके घर का हिसाब किताब गिनाओ तो आपके घर की बहू तो जुम्मे 4 दिन नहीं टिकी और भाग गई अपने आशिक के साथ। बाप रे, अपनी गांव की प्रेग्नेंट देवरानी के लिए देखो कैसे झगड़ रही है हमसे। खुद तो बांझ है, भूल गई, चलो यहाँ से। अब मेहमानों के जाने के बाद मायावती पल्लवी से। मिल गई तसल्ली तुझा भागन को। अरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी तूने। पता नहीं ये चारों बांझ क्यों इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। अरे मर क्यों नहीं जाती ये, और इसका बच्चा। खबरदार माँ जी, अगर एक शब्द भी आपने हमारी देवरानी के बारे में या उनके बच्चे के बारे में कहा तो। अब देवरानी के प्रति चारों बांझ जेठानी का इतना प्यार देखकर मायावती के तन बदन में आग लग जाती है। अब देखते ही देखते पल्लवी का 8वां महीना लग जाता है और इस दौरान पल्लवी अपने गंदे कपड़े धो रही होती है। अरे देवरानी जी, आप कपड़े धो रही है? किसने कहा आपको ये सब करने के लिए? हाँ सच में, लाइए ये कपड़े हम धो देते हैं। आपके पैर भारी हो रहे हैं, इतनी देर तक खड़े होकर आप कपड़े धोगी तो पैरों पर, पेट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, देवरानी जी के पैरों पर तेल की मालिश कर देती हूँ। पल्लवी ये सब देखकर। आप लोग मुझसे कितना प्यार करती है और मेरे बारे में कितना सोचती है। आप चारों के अंदर मुझे अपनी माँ की छवि दिखती है, लेकिन वही सासू माँ है जो दिन भर मुझसे नफरत करती है। छोड़ो, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें औरों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोफे पर बिठाकर पूनम अपनी प्रेग्नेंट देवरानी के पैरों में तेल की मालिश करती है। वहीं बाकी जेठानी कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती हैं। चलो देवरानी जी, आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं, और अब आप ना सीढ़ियाँ मत उतरना, आपका 8वां महीना चल रहा है। जी ठीक है। मायावती दूर से यह सब कुछ देखकर। जिसकी जात पात का पता नहीं वो आज हमारे खानदान को वारिस देगी? नहीं, ये बच्चा नहीं पैदा होगा। अब चारों जेठानी बाजार से अपनी प्रेग्नेंट देवरानी के बच्चे के लिए तरह तरह के कपड़े खरीदती हैं और घर आकर पल्लवी को दिखाती हैं। देवरानी जी देखिए, हम आपके होने वाले बच्चे के लिए कपड़े लाए हैं। हाँ देखिए, बेटी हुई है ये फ्रॉक और बेटा हुआ तो ये पैंट शर्ट। ये सब कैसा लगा आपको? आप बोलिए ना देवरानी जी। सब कुछ बहुत अच्छा है जेठानी जी, और सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं, आप चारों के बच्चों के लिए है। ये सुनकर चारों बांझ बहू की आंखें नम हो जाती हैं। देवरानी जी, अब हम चारों बांझ से हमें कभी अपना बच्चा नहीं मिल सकता, इसलिए हम आपके बच्चे में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। मुझे खुशी है मेरे बच्चों की बड़ी माँ आप चारों हैं। वहीं मायावती ये सब देखकर जलकर राख हो रही थी। तभी एक दिन मायावती सीढ़ियों पर तेल पलटती हुई। अब उस अभागन का इस सीढ़ी से ऐसा पैर फिसलेगा कि उसका बच्चा मौत के घाट उतर जाएगा, और फिर मैं उसे गंदे नाली की कीड़े की तरह इस घर से बाहर फेंक दूंगी। अब सीढ़ियों के पास खड़ी होकर मायावती। पल्लवी, पल्लवी बहू जरा नीचे तो आओ, तुम्हारी जेठानी कहीं दिख नहीं रही। पल्लवी कमरे में बैठी। अरे माँ जी ने मेरा नाम लिया, पहली बार। आई माँ जी, मैं अभी आई। अब पल्लवी खुशी से भागती हुई सीढ़ियों से उतरती है कि तभी उसका पैर इतनी भयानक तरीके से फिसलता है कि वो 7-8 सीढ़ियों से पेट के बल जमीन पर आकर गिरती है। पल्लवी इतनी जोर से चीखती है कि पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। मेरा पेट, रणवीर जी। पल्लवी, ये क्या हो गया तुम्हें? भैया भाभी, हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना होगा। अब सभी लोग पल्लवी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर। ऊंचाई से गिरने के कारण इन्हें इंटरनल बहुत गहरी चोट आई है। बच्चा तो जैसे तैसे खतरे से बाहर है, लेकिन माँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अब चारों जेठानी घबराती हुई। देवरानी जी, हमने आपको मना किया था ना सीढ़ी से उतरने के लिए, फिर आप नीचे क्यों आई? सुन क्या रही हो पल्लवी, जवाब दो, तुम क्यों उतरी सीढ़ियों से? तुम्हारे सीढ़ियों से उतरने के चक्कर में तुम्हारी कंडीशन पता है कितनी क्रिटिकल हो गई है। जी,
मुझे माँ जी ने बुलाया था, इसलिए मैं सीढ़ियों से उतरी और जब मैं सीढ़ियों से गिरी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा जहाँ पूरी सीढ़ियों में तेल गिरा हुआ था। क्या? तेल? वो भी सीढ़ियों पर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी चारों जेठानी देखती हैं कि उनकी सास अपना चेहरा छुपा रही हैं। पॉसिबल है देवर जी, अगर घर में ऐसी घटिया सोच की सास हो तो ये सब होना पॉसिबल है। सही कहा माँ जी, जिस तरह से नजरें चुरा रही हैं, मुझे तो यकीन है कि ये सब इन्होंने ही किया है। क्या? सच में ये सब आपने किया है माँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। अगर आपको मेरे बच्चे से इतनी ही नफरत है ना माँ, तो मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अब रणवीर अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी पत्नी को उठाने लगता है। ये देखकर चारों जेठानियां हाथ जोड़कर, नहीं, ऐसा मत कीजिए देवर जी, देवरानी जी के कारण ही तो हमें बच्चों की खुशी मिल रही है। हाँ देवर जी, हमसे हमारी खुशी मत छीनिए। माँ जी, देवर जी को रोक लीजिए। देवरानी जी ने फूल से बेटे को जन्म दिया है और वही इस घर का वारिस है। अगर वो चला गया तो इस घर में कभी कोई बच्चा नहीं आ पाएगा, ना ही हमारा घर बच्चों की किलकारियों से गूंज पाएगा। अब ये सब सुनकर मायावती को शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि वो कुछ बड़ा खोने जा रही है। अब मायावती हाथ जोड़कर अपनी बहू और बेटे के पास आती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। मैं एक औरत होकर एक औरत की दुश्मन बनी रही, और वो भी ऐसी औरत की दुश्मन जो मेरे ही घर के वारिस को जन्म दे रही थी। बेटा रणवीर, मुझे माफ कर दे, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से मुझे तू, तेरी पत्नी और तेरा ये बेटा स्वीकार है। नहीं माँ, आपने मेरी पत्नी को बहुत सताया है, मुझे आप पर अब विश्वास नहीं करना। अब मायावती अपने बेटे के पैरों में गिर जाती है। मैंने गलती की है बेटा, पर एक आखिरी मौका दे दे, एक आखिरी मौका अपनी माँ को दे दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मेरे घर के वारिस को मुझसे दूर मत कर। रणवीर जी, ये माँ होकर आपके कदमों में गिरी है, ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। माँ जी को माफ कर दीजिए। अब रणवीर अपनी माँ को माफ कर देता है। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी अस्पताल से घर आता है और इस दिन के बाद से मायावती पल्लवी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और अपने हाथ से उस बच्चे का लालन पालन कर